आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें कम्प्रीहेंशन के बेसिस पे इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो कम्प्रीहेंशन हम पहले देखते हैं। कम्प्रीहेंशन में सेंटर ऑफ मास का डिफिनेशन बताया है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पे बॉडी का पूरा मास हम कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला बताया है अगर हमारे पास टू पार्टिकल सिस्टम है तो। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बताया है कि आइसोलेटेड सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता, और अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता तो वी सेंटर ऑफ मास हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। तो किसी भी सर्कमस्टांस के अंदर किसी आइसोलेटेड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। तो पहला क्वेश्चन है, हमें दो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं 1 kg और 2 kg के, और इनके XY प्लेन में कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो हमें सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स बताना है। ठीक है, तो आपने कंप्रीहेंशन में देखा कि हम RCOM क्या लिखते हैं, M1R1 प्लस M2R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब यहाँ देखो आप, मास M1 जो हमारा 1 kg का, उसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 2, तो इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से आप क्या लिखोगे, i कैप प्लस 2j कैप। और फिर 2 kg का कोऑर्डिनेट हमारे पास -1 3, तो इसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे, -i कैप प्लस 3j कैप। तो ये हमारा फिर क्या होगा, M1 हमारा 1 kg है, इंटू R1 हो गया i प्लस 2j, और M2 हमारा 2 हो गया, R2 हो गया -i प्लस 3j, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, वो 3 हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, i माइनस 2i प्लस 2j प्लस 6j बाई 3, ये हमारा फाइनली क्या आ गया, -1/3 i कैप प्लस 8/3 j कैप। अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं जिनके मासेस हमें गिवन है, इनको हमने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है और स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया है, और अब एक एक्सटर्नल किक दे रहे हैं जो कि हेवियर ब्लॉक को 14 मीटर पर सेकंड का स्पीड देता है और लाइटर ब्लॉक के डायरेक्शन में देता है। ठीक है, तो इससे हमें बताना है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फिर क्या होगी। तो अगर हमें RCOM गिवन है यहाँ पे, वो क्या है M1R1, यहाँ भी टू पार्टिकल सिस्टम है, टू ब्लॉक्स हैं, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो अगर पोजीशन वेक्टर डिफ्रेंशिएट करोगे तो यानी आप वेलोसिटी पाओगे, तो वो क्या होगा, dRCOM/dt इज इक्वल टू 1/M1 प्लस M2 इंटू M1 dR1/dt प्लस M2 dR2/dt। अब यहाँ पे अगर हम एज्यूम करें कि किक के बाद सिर्फ ये जो हेवियर ब्लॉक था उसको वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 14 मीटर पर सेकंड मिली है, और ये जो हमारा लाइटर ब्लॉक है वो रेस्ट पे है, तो आप क्या बोलोगे, अगर M1 हम लाइटर को माने तो ये dR/dt क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि v वेलोसिटी 0 है, और बाकी जगह वैल्यू पुट करिए वही सेंटर ऑफ मास आ गया, और ये हमारा क्या आ गया 1/M1 प्लस M2। अब ब्लॉक्स के मासेस क्या क्या हैं, 5 और 2, तो M1 प्लस M2 7 हो गया, और हेवियर ब्लॉक का मास 5, dR2/dt हमें 14 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो v सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शंस अगर देखें तो ऑप्शन डी हमारा सही है। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ मूव करने वेलोसिटी v1 और v2 से, तो हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी है क्या होगी। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर ऑफ मास हमारा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए रेस्ट पे रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इस तरफ v1 से मूव कर रहा है और प्रोटॉन v2 से मूव कर रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये किस फोर्स के अंडर में मूव कर रहे हैं? ये एक दूसरे के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंडर में मूव कर रहे हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो वो इधर जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो वो इधर जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ सिस्टम, अगर हम इन दोनों पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को सिस्टम ले लें, तो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। और आइसोलेटेड सिस्टम में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अब फोर्थ क्वेश्चन में है कि एक बॉम्ब को हमने एयरप्लेन से ड्रॉप किया है, तो जब वो एक्सप्लोड होता है तो उसके सेंटर ऑफ मास के बारे में हमें बताना है कि वह रेस्ट पे रहेगा या वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा, वर्टिकल अपवर्ड या सेम पैराबोलिक पाथ में फॉलो करेगा, जो वो तब करता जब कोई एक्सप्लोजन नहीं होता तब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सपोज अभी एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है तो हमारा ये बॉम्ब जो है वो ऐसे पैराबोलिक पाथ ट्रेस करके यहाँ पे गिरता और उसका सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ पे रहता। ठीक है, तो आप देख सकते हो सेंटर ऑफ मास पे, इस पूरे ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ मास से प्रेजेंट कर सकते हो। सेंटर ऑफ मास पे कौन कौन से फोर्स लग रहा होगा? सिर्फ mg का लग रहा होगा, और इनिशियली जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v होगी प्लेन की, वो इसे मिली होगी, उसके बाद ये नीचे गिरा होगा। अब समझो कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आके बॉम्ब वाला एक्सप्लोड कर जाता है, फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब ये फ्रेगमेंट्स में बढ़ता है, ठीक है, तो सिर्फ इंटरनल फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता। तो आप क्या बोलोगे? ACUM हमारा क्या था? 0 हो जाएगा। ACUM 0 हो जाएगा। यहाँ पे अभी एट बस फॉर एन इंस्टेंट आप बोलोगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा। mg का जो फोर्स लग रहा था वो लग ही रहा था, बाकी एक्सटर्नल एक्स्ट्रा कोई सेंटर ऑफ मास हमारा एक्सेलरेशन नहीं गेन करेगा, क्योंकि ये जो भी फोर्स लग के ये अलग हुए हैं, ये इंटरनल फोर्स था हमारा। इंटरनल फोर्स के कारण सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में या एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आता। तो अब देखोगे कि सेंटर ऑफ मास हमारा अभी भी सिर्फ mg फोर्स लग रहा है। तो ये पहले की तरह ही, जब एक्सप्लोजन नहीं था उसी की तरह इस पर सेट ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये हमारा इसी पॉइंट पे आके गिरेगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।